नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम वीरेंद्र है। तो चलिए अब यह कहानी वीरेंद्र जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़कों पर ही निकल गया है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में सड़कों पर दौड़ते अपने ट्रक के साथ मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जो मैंने उस सफर में देखा उसे न तो कोई भुला सकता है और न ही कोई समझा सकता है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुई, बल्कि उस एक भूल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक रात थी जब मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट लेने की सोची, बस कुछ टोल टैक्स बचाने के लिए, और उस एक फैसले ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। उस दिन दोपहर का वक्त रहा होगा। गर्मी अपने पूरे तेवर पर थी। जून का महीना था। सूरज की किरणें छत पर रखी बाल्टी में खौलते पानी जैसी लग रही थी। मेरे मोबाइल पर कॉल आया। शर्मा ट्रांसपोर्ट, वही गोरखपुर का बड़ा लोडिंग ऑफिस जहां से मैं पिछले 2 सालों से माल लेकर निकलता था। फोन पर डिस्पैचर ने कहा, वीरू भाई, एक ट्रिप गोवा जाना है, कपड़े का माल है, थोड़ा जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितना वक्त मिलेगा? उसने कहा, सिर्फ 4 दिन। गोवा के मड़गांव में डिलीवरी है, हाईवे से निकलोगे तो हो जाएगा, बस बीच में ज्यादा रुकना मत। मैंने हामी भर दी क्योंकि ट्रिप का पेमेंट अच्छा था और ऊपर से उन्होंने फ्यूल खर्चा अलग से देने का वादा किया था। मैंने घर वालों से कहा, 4 दिन लगेंगे, मोबाइल ऑन रहेगा, चिंता मत करना। पत्नी थोड़ी घबराई हुई थी, इतनी दूर अकेले? लेकिन उसे मैं क्या बताता कि ट्रक ड्राइवर की असली साथी तो सड़कें होती हैं। वैसे इस बार मेरा खलासी दीपक साथ नहीं आ रहा था। उसकी नई नई शादी हुई थी, छुट्टी पर था। मुझे आदत थी अकेले चलने की, लेकिन लंबी ट्रिपों में कभी कभी एक बात करने वाला हो तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। शाम के 5 बजे मैंने ट्रक का इंजन ऑन किया। पुराने टाटा 1613 मॉडल का ट्रक था, लेकिन मैंने उसे बड़े प्यार से सजाया था। केबिन में हनुमान जी की मूर्ति, स्टीयरिंग के पास लटकता हुआ नींबू मिर्च और सामने शीशे पर लिखा था, बापू की दुआओं से चलता हूं, किसी के डर से नहीं। जैसे ही ट्रक गांव के बाहर की सड़क पर आया, धूल के गुब्बार के बीच दूर तक खेतों की हरियाली दिखाई देने लगी। गांव पीछे छूट रहा था और सामने बिछी पक्की सड़क पर मेरा अकेलापन दस्तक दे रहा था। शाम ढलते ढलते मैंने कुशीनगर पार किया, फिर देर रात तक बक्सर, आरा और पटना को पार करते हुए आगे बढ़ता रहा। ट्रक में भरा कपड़ा हल्का था, ट्रक तेज भाग रहा था। मैं म्यूजिक ऑन करके चल रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहराई, हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। रात के करीब 2 बजे का वक्त होगा। मैं झारखंड की सीमा पार कर रहा था। हाईवे पर काफी कम गाड़ियां थीं। नींद भी थोड़ी सताने लगी थी। तभी मुझे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर आगे। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। मैंने मन में सोचा, अगर टोल बच जाए तो 350 से 400 रुपए बचेंगे। एक टाइम का ढाबे का खाना हो जाएगा। ट्रक ड्राइवरों में ये आम बात होती है, जो टोल बचा लिया वो अपनी जेब में गया। तभी एक सर्विस रोड दिखी, पतली, टूटी फूटी और घने पेड़ों के बीच से निकलती हुई। मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया। सोचा 2-3 किलोमीटर का चक्कर होगा, फिर से हाईवे पर चढ़ जाऊंगा। जैसे जैसे मैं उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ा, लाइट की रोशनी में सिर्फ धूल, झाड़ियां और कुछ जंग लगे पुराने खंभे नजर आ रहे थे। सड़क दोनों तरफ से झाड़ियों से घिरी थी। ट्रक का हर झटका, हर हिलना मानो किसी अनजाने खतरे की आहट हो। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। ट्रक रोककर चाय पीने का मन हुआ। ट्रक से नीचे उतरते ही महसूस हुआ कि इस जगह की हवा कुछ अजीब है, बहुत ठंडी, जबकि मौसम गर्मी का था। एक बूढ़ा आदमी बैठा था वहां, मैले कुचैले कपड़े, सिर पर गमछा बांधे और आंखें सूनी। मैंने उससे पूछा, चाय मिलेगी? उसने कहा, हाँ मालिक, गरम है। मैंने चाय ली, बैठा और पूछा, भैया
कोई रास्ता है क्या जिससे टोल बचकर जाया जा सके? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन लौट कर नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे हम तो रोज चलने वाले हैं, कोई बात नहीं। वो सिर्फ एक बात बोला, अगर जाना है तो बीच में कहीं मत रुकना, कुछ भी दिखे तो पीछे मत देखना। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। अब रात और गहरा चुकी थी। मैं ट्रक में चढ़ा और उस टपरी वाले के बताए रास्ते की तरफ बढ़ गया। रास्ता अब और भी सुनसान था। दाईं ओर एक लंबी दीवार दिखाई दी, जिसके ऊपर कंटीली तारें थीं। दीवार के किनारे एक सुनसान मोड़ और वहीं एक नजरअंदाज की गई जगह जो मुझे आगे ले जाने वाली थी। वहीं पर ट्रक रोककर मैंने एक भूल कर दी, जो भूल आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। जब मैंने ट्रक को उस दीवार के पास रोका तो मन में बस एक ही बात थी, थकावट। आंखों में हल्का सा बोझ महसूस हो रहा था और ट्रक की सीट से उठकर थोड़ी देर बाहर की हवा में सांस लेने का मन हो रहा था। वैसे भी जब से निकला था तब से लगातार चला ही जा रहा था। एक ही जगह बैठने से शरीर सुन्न पड़ने लगता है। मैंने ट्रक को दीवार से थोड़ा दूर किनारे की ओर रोक दिया। सड़क इतनी संकरी थी कि अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती तो शायद रास्ता देना मुश्किल हो जाता। मैं नीचे उतरा, बोतल में से थोड़ा पानी पिया और आसपास नजर डाली। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो इस मौसम के हिसाब से अजीब सी लग रही थी। दीवार के दूसरी तरफ घनी झाड़ियां थीं और उसके पीछे शायद कोई खुला मैदान या बस्ती हो सकती थी, लेकिन उस वक्त अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने दीवार की तरफ पीठ की और थोड़ा आराम करने को ट्रक के पास ही खड़ा हुआ, अचानक एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ निगाहें मुझे घूर रही हों। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था और मेरा ट्रक। उसी वक्त एक छोटी सी जरूरत महसूस हुई, पेशाब करने की। पहले तो सोचा कि थोड़ा आगे निकलकर करूंगा, लेकिन फिर मन में आया कि यहीं दीवार के पास कर लिया जाए। कौन देख रहा है और इस सुनसान रास्ते पर कोई आता जाता भी तो नहीं। सोचते हुए मैं दीवार के पास गया और वहीं एक किनारे खड़े होकर खुद को हल्का करने लगा। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो महज कोई कोना नहीं, वो किसी का ठिकाना है, कोई जो मर चुका है, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी वहीं बसी हुई है। पेशाब करते वक्त मैंने महसूस किया कि दीवार के पार से हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही है, जैसे सूखे पत्तों पर किसी ने हल्के कदम रखे हों। लेकिन मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो अब भी कुछ नहीं था, वही अंधेरा और झाड़ियों की खामोशी। काम खत्म करके वापस ट्रक की तरफ आया और बोतल से हाथ धोए। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ा तो मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, हल्की सी सड़ी हुई सी गंध। ट्रक में हमेशा कपूर और अगरबत्ती की महक रहती थी, क्योंकि मैं रोज सुबह ट्रक में पूजा करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने सोचा शायद कोई जानवर आसपास मरा पड़ा होगा, हवा के साथ उसकी बदबू आई होगी। ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ चला। वो रास्ता अब और भी ज्यादा सुनसान हो चला था। सड़क किनारे सिर्फ झाड़ियां थीं, कोई घर, कोई बस्ती, कोई संकेत नहीं था। सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और चारों तरफ पसरा अंधकार। करीब 15 मिनट चलने के बाद मुझे ट्रक के पीछे से कुछ आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खटक रहा हो, जैसे कोई पुरानी रस्सी कहीं ट्रक से लटक रही हो और सड़क से टकरा रही हो। पहले तो सोचा शायद कोई सामान हिल रहा होगा। ट्रक रोका, नीचे उतरकर देखा, सब कुछ ठीक था, कुछ भी असामान्य नहीं। फिर भी मन में बेचैनी सी बनी रही। जैसे ही दोबारा ट्रक में चढ़ा और चलने लगा, वो आवाज फिर से आने लगी, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। मैंने म्यूजिक बंद कर दिया ताकि साफ सुन सकूं। आवाज अब ट्रक के ऊपर से आने लगी थी, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। बहुत हल्के हल्के कदम, जैसे कोई बिना जूते के हो। शायद कोई जानवर चढ़ गया हो छत पर, मैंने यही सोचा। लेकिन उस रास्ते पर ना तो कोई बंदर था, ना कोई पेड़ जो ट्रक से टच कर सके, ना कोई ओवरहेड ब्रिज, कुछ भी नहीं। फिर ट्रक की छत पर कोई कैसे चढ़ सकता था? अब तक मेरा शरीर थोड़ा थक गया था, लेकिन मन पूरी तरह सतर्क हो गया था। मैं ट्रक को चलाते हुए बार बार शीशे में पीछे देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता जैसे कोई था ही नहीं, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। करीब आधा घंटा और चला, तब जाकर वो रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। सामने दूर कहीं पर रोशनी की हल्की सी लकीर दिखाई दी।
शायद वो मेन हाईवे था। मुझे थोड़ी राहत मिली। सोचा चलो अब इस सुनसान रास्ते से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर एक आकृति दिखाई दी। एक औरत साड़ी में लिपटी हुई, लाल रंग की साड़ी, वो सड़क के किनारे चल रही थी। जैसे जैसे ट्रक पास आता गया वो साफ दिखने लगी। बाल खुले हुए, पांव में चप्पल नहीं, और उसकी चाल बिल्कुल शांत, जैसे किसी को कोई डर ही ना हो। उस वक्त रात के 3 बजे का वक्त था। ऐसे वक्त में ऐसे रास्ते पर कोई औरत। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी, लेकिन ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपने सामने शीशे से देखा, वो औरत बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बस आगे की तरफ देखती हुई चलती जा रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत उस बूढ़े टपरी वाले की बात घूमी, बीच में मत रुकना, कुछ भी दिखे तो पीछे मत देखना। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। औरत के पास से गुजरते हुए मैंने देखा, वो अब भी वैसे ही चल रही थी जैसे उसे मेरे ट्रक की आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। आगे निकलते ही मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तुरंत अपने आप को रोका। अंदर से किसी ने कहा, मत देख, मत देख। ट्रक अब फिर से मेन हाईवे पर चढ़ गया था, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। औरत का चेहरा तो मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल, उसके बाल, उसकी साड़ी, वो सब कुछ मेरे जहन में बस गया था। मैंने ट्रक की खिड़की बंद कर ली, म्यूजिक दोबारा चलाया और मन को बहलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ चुका था। एक ऐसा डर जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन एहसास था। वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, शायद कुछ और थी। उस रात जैसे जैसे मैं हाईवे पर वापस आया, दिल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ट्रक चल रहा था, पर मेरा मन किसी और ही दिशा में भागा जा रहा था। हर अंधेरे मोड़ पर, हर पेड़ की परछाई में मुझे वही लाल साड़ी लहराती नजर आती थी। एक अजीब सा डर दिल में घर कर चुका था, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा, वीरेंद्र, तुझे कुछ ज्यादा सोचने की आदत है। कुछ नहीं है, सब थकान का असर है। करीब 20 किलोमीटर हाईवे पर चलने के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने ट्रक किनारे लगाकर डीजल भरवाया और वहीं एक कोने में हाथ मुंह धोने चला गया। पेट्रोल पंप पर चहल पहल थी, लोग थे, गाड़ियां थीं, लेकिन मेरे भीतर सन्नाटा। मैंने वहां मौजूद एक लड़के से पूछा, भाई, गोवा के लिए अगर मैं अहमदनगर की तरफ जाऊं तो कोई शॉर्टकट है क्या? वो लड़का बोला, हाँ साहब, एक पुराना रास्ता है, ज्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन सच्ची बात बताऊं, वो रास्ता थोड़ा डरावना है। गांव के लोग तो शाम ढलते ही उस ओर नहीं जाते। मैं हल्के से हंसा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डर और रोमांच एक साथ टकरा रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, अब तो डर की आदत सी बनती जा रही है। मैंने एक कप चाय ली और ट्रक में बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ चला। रास्ता बदल चुका था। अब मैं उस शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहा था जिसे गांव वालों ने पुराना रास्ता नाम दे रखा था। कुछ किलोमीटर बाद ही सड़क बदलने लगी। कंक्रीट की जगह अब टूटी फूटी डामर और गिट्टियों वाला रास्ता था। आसपास बड़े बड़े पेड़, बंजर खेत और कहीं कहीं पुराने उजड़े हुए मकान। हवा में नमी थी, लेकिन साथ ही एक घुटन भी थी। जैसे ही रात और गहराई, चारों तरफ का सन्नाटा और घना हो गया। ट्रक की हेडलाइट बस कुछ ही मीटर तक रास्ता दिखा पा रही थी। एक अजीब सी बात यह थी कि इस रास्ते पर कोई दूसरा वाहन नहीं दिखा, न कोई बाइक, न कोई ट्रक, न कोई पैदल, मानो ये रास्ता वक्त से कट चुका हो। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ आया। उस मोड़ पर एक बहुत पुराना चर्च दिखाई दिया। ईंटें झड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके सामने एक सूखी कुएं जैसी जगह थी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी वहां पड़ते ही ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई उस चर्च के दरवाजे के पीछे सरक गई हो। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। सन्नाटा और गहरा हो गया था। मैंने ट्रक की खिड़कियां बंद कर ली और स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अब पूरे शरीर में फैल चुकी थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ट्रक के भीतर ही मौजूद हो, सांस ले रहा हो, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता तो सिर्फ साया सा कुछ महसूस होता, दिखाई कुछ भी नहीं देता। अचानक मेरे ट्रक की बाईं हेडलाइट झपकने लगी। पहले हल्का सा फड़कना, फिर बुझना और दोबारा जलना, और तभी उसी फड़कती रोशनी में मुझे कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा दिखा। उसके सिर पर सफेद बाल, शरीर पर मैली धोती और हाथ में एक डंडा। उसने जैसे ही ट्रक की तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम सीधी मेरी आंखों में उतर गईं। वो नजरों से कुछ कह रहा था, कोई चेतावनी, कोई गहरी बात,
लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया, सोचा शायद पूछ लूं, बाबा ये रास्ता आगे कहां जाता है? लेकिन उससे पहले ही उसने हाथ ऊपर उठाकर एक अजीब इशारा किया, जैसे कोई गर्दन पर उंगली फिरा रहा हो। वही इशारा जो उस औरत ने किया था, जो लाल साड़ी में थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गियर बदला और बिना रुके वहां से आगे बढ़ गया। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं। ट्रक की रफ्तार बढ़ने लगी, लेकिन दिमाग ठहर गया था उसी जगह, उसी इशारे पर। चर्च, बूढ़ा आदमी, औरत, सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए लगने लगे थे। मैं सोचता रहा, क्या ये सिर्फ संयोग है या वाकई कुछ है जो इस रास्ते से गुजरने वालों का इंतजार करता है? थोड़ी देर बाद सामने एक और मोड़ आया और उसके साथ ही एक टूटा फूटा बोर्ड, जिस पर आधे अक्षर मिट चुके थे। सिर्फ एक शब्द पढ़ा जा सकता था, सावधान। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। डर अपने चरम पर था, लेकिन ट्रक रुकाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब उस रास्ते पर कोई यू टर्न नहीं था, कोई दोबारा जाने का रास्ता नहीं बचा था। मैं आगे बढ़ता रहा और हर मोड़, हर झाड़ी के पीछे जैसे कुछ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कई बार रात में ट्रक चलाया है, अंधेरे रास्तों से गुजरा हूं, अकेलेपन से बातें की हैं, जंगलों की खामोशी झेली है, लेकिन उस रात, उस मोड़ के बाद जो शुरू हुआ, वो कुछ और ही था। जैसे मैं किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुका था। वही ट्रक, वही स्टीयरिंग, वही सड़क, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं, सिर्फ एहसास से महसूस होता है। ट्रक अब कच्चे रास्ते पर चल रहा था। झटके लगते थे, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की। डर जितना बढ़ता जा रहा था, मैं उतना ही तेज भागना चाहता था, मगर वो रास्ता छोटा नहीं था। मोड़ पर मोड़ आते गए और हर मोड़ के साथ अंधेरा और गहराता गया। तभी पहली बार ऐसा लगा कि ट्रक का वजन बदल गया है, जैसे केबिन के पीछे अचानक कुछ भारी रखा गया हो। पीछे कुछ गिरने जैसी हल्की आवाज आई। मेरी नजर शीशे की ओर गई, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। सोचा शायद कपड़े का कोई बंडल हिला होगा। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, ट्रक की छत पर किसी के चलने की। पहले जैसे धीमे कदमों की आहट थी, फिर धीरे धीरे वो तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींचना चाहता हो। इस बार डर ने हद पार कर दी। मैंने ट्रक को किनारे रोका और इंजन बंद कर दिया। बाहर अंधेरा गाढ़ा था, एक स्याह चादर की तरह सब ढंका हुआ। मैं ट्रक से उतरा और टॉर्च लेकर ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। टायर, बम्पर, केबिन सब चेक किया। फिर एक स्टूल निकालकर ट्रक की छत पर चढ़ने लगा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। टॉर्च की रोशनी में छत पर नजर दौड़ाई। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरने को हुआ, एक बहुत ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। हवा नहीं थी, वो कुछ और था। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ा और बिना इंजन वार्म किए स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ट्रक चलाते हुए मैं पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा हो। कभी कभी सांसों की आवाज, कभी केबिन के अंदर कपड़े की सरसराहट, कभी हल्का सा वजन स्टीयरिंग पर। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी आंखों का डर और मेरी शक्ल। इसी बीच रास्ते में एक बहुत पुरानी लोहे की पुलियां आई। नीचे सूखा नाला और उसके दोनों ओर टूटी रेलिंग। जैसे ही मैंने ट्रक उस पुलिया पर चढ़ाया, ट्रक की बाईं ओर का हेडलाइट एकदम बंद हो गया। फिर एक झटके में ट्रक रुक गया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था, ट्रक खुद रुक गया था। अभी मैं कुछ समझ ही रहा था कि सामने की ओर अचानक कुछ हलचल दिखी। टॉर्च निकाली, शीशे से बाहर झांका। वहां कोई खड़ा था, कोई बहुत दूर नहीं, बस 10 कदम आगे। एक औरत, वही लाल साड़ी, वही खुले बाल। वो मेरे ट्रक की तरफ पीठ किए खड़ी थी, पूरी तरह शांत, लेकिन उसके शरीर से कुछ ऐसा निकल रहा था जो मुझे कंपा रहा था, जैसे कोई धूप में खड़ा बर्फ का पुतला हो जो कभी भी पिघल सकता है या फट सकता है। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। मैंने गियर में डालकर ट्रक को खींचना चाहा, कुछ नहीं। और फिर वो औरत धीरे धीरे घूमने लगी। उसकी गर्दन जैसे पूरे शरीर के साथ नहीं, अलग से घूम रही थी, जैसे किसी पुतली की गर्दन हो जिसे किसी ने नोच दिया हो। चेहरा दिखा और मैं कांप गया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वो सूखा हुआ, राख जैसा रंग, गड्ढों जैसी आंखें और होंठ नहीं, सिर्फ एक लंबी मुस्कान जिसकी दोनों कोरें
उसके कान तक खींची हुई थी। उसने अपनी उंगली उठाकर फिर से वहीं इशारा किया, गर्दन पर काटने का, और तभी ट्रक खुद से स्टार्ट हो गया। मैंने गियर बदला और ट्रक को तेज भगाया। वो औरत सामने से ऐसे गायब हो गई जैसे धुएं में घुल गई हो। रास्ता अब थोड़ा खुला था, लेकिन डर अब दिल से उतरकर पूरे शरीर में फैल चुका था। मैंने हेडलाइट्स ऑन रखी, म्यूजिक बंद कर दिया, खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी और बिना पीछे देखे बस चलता गया। लेकिन मन अब भी कह रहा था, वो गई नहीं है, वो अब तेरे अंदर है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, ट्रक सिर्फ लोहे की गाड़ी नहीं है। जब कोई उसमें सवार होता है जिसका कोई शरीर नहीं होता, तो ट्रक भी सांस लेने लगता है। उस रात जब ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हुआ और मैं उस औरत से बचकर किसी तरह आगे निकल सका, तो मेरे अंदर एक सूनापन घर कर गया था। डर अब सिरहाने नहीं, सीने के अंदर बैठ चुका था। कोई और होता तो शायद ट्रक रोककर किसी ढाबे पर आराम करता, लोगों से बात करता, लेकिन मैं बस भाग रहा था, जैसे मेरी रफ्तार ही मेरी ढाल हो। रास्ता अब थोड़ा बेहतर हो चुका था। झाड़ियों की जगह अब खाली खेत दिखने लगे थे और सड़क भी 2 गाड़ियों के चलने लायक हो गई थी। लेकिन माहौल अभी भी वैसा ही था, भारी और स्याह। अब चुप्पी के बीच मेरे ट्रक के इंजन की आवाज भी मुझे डराने लगी थी। करीब 1 घंटा और चलने के बाद एक जगह सड़क किनारे एक छोटा सा पुल मिला। उसके पास कुछ पुराने पत्थरों की बनी घुमटियां थीं, जो अब सिर्फ खंडहर बन चुकी थीं। एक टूटी हुई लोहे की बेंच दिखी, जंग खाई, टेढ़ी मेढ़ी। मैंने ट्रक रोक दिया, सिर्फ 2 मिनट के लिए सांस लेने को। केबिन से बाहर निकला, बोतल से पानी पिया और वहीं पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। हवा एकदम ठंडी हो चली थी, अजीब सी ठंडक जो जून की रातों में नहीं होती। हवा में एक खुशबू थी, पुराने फूलों और जली हुई अगरबत्ती जैसी। एक ऐसा मिश्रण जो मंदिर और श्मशान दोनों की याद दिला दे। बैठा ही था कि दूर से फिर वही लाल रंग नजर आया। पहले तो आंखों को झपकाया, सोचा कि भ्रम है, लेकिन जब वो रंग धीरे धीरे हिलता हुआ मेरी तरफ आने लगा, तब समझ में आया कि वो कोई भ्रम नहीं, कोई औरत है। और शायद वही औरत। वो बहुत दूर नहीं थी, कोई 50 कदम रही होगी। इस बार उसकी चाल धीमी थी, सिर के बाल हवा में उड़ नहीं रहे थे, लेकिन उसका पल्लू जमीन पर रेंग रहा था। उस पल्लू के पीछे धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके पांव जमीन से ऊपर थे। मैं बेंच से खड़ा हुआ, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। गला सूखने लगा और उस औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसका चेहरा वही था जो मैंने उस पुलिया के पास देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं, बहुत लाल, जैसे किसी ने उनमें अंगारे डाल दिए हों। वो आंखें अब मेरी आंखों से सीधी जुड़ गई थीं और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरी यादों में झांक रहा हो, जैसे किसी ने मेरे बचपन से लेकर आज तक के सारे गुनाह, सारी भूलें पढ़ ली हों। उसने अपने होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक फुसफुसाहट, जैसे किसी ने कान में कहा हो, अब तू कहां भागेगा वीरेंद्र। मैंने किसी तरह खुद को जोर लगाकर बेंच से खींचा और ट्रक की तरफ दौड़ा। ट्रक में चढ़ते वक्त मेरी नजर फिर पलटी। वो औरत अब कहीं नहीं थी। ट्रक स्टार्ट किया और बिना एक पल घमवाए आगे बढ़ गया। अब रास्ता थोड़ा साफ था, लेकिन मन में कई सवाल चुभने लगे थे। वो औरत कौन थी? हर बार वही लाल साड़ी, वही चेहरा, वही इशारा। क्यों? क्या ये रास्ता उसी से जुड़ा है, या फिर मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि उसने मेरा पीछा पकड़ लिया? मैंने उसी वक्त उस टपरी वाले बूढ़े की बात याद की, कुछ भी दिखे तो पीछे मत देखना। क्या वो जानता था इस औरत के बारे में? क्या ये कोई आत्मा है, कोई जो मर गई लेकिन उसका गुस्सा अब भी जिंदा है? मन में कई विचार दौड़ते रहे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद एक ऊबड़ खाबड़ सा गांव आया। वहां कुछ झोपड़ियां थीं और एक पुराना सूखा कुआं। मैंने ट्रक थोड़ा स्लो किया ताकि रास्ता समझ सकूं। तभी अचानक उस कुएं के पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया। चेहरा झुर्रीदार, आंखें बुझी बुझी, लेकिन उसकी उंगली फिर उसी अंदाज में गर्दन की ओर उठी, काटने का इशारा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, स्पीड बढ़ाई और उस गांव से निकल गया। लेकिन अब समझ में आने लगा था, ये कोई अकेली आत्मा नहीं है, ये रास्ता कुछ छुपा रहा है और मैं उसमें फंस चुका हूं। रात अपनी गहराई में उतरती जा रही थी और मैं उस अंधेरे में अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सफर तय कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स धूल से जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उनका उजाला उस सुनसान रास्ते को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था।
वो उजाला अब मेरे लिए सिर्फ रास्ता दिखा नहीं रहा था, बल्कि मेरे भीतर बैठे डर को भी बाहर ला रहा था। अब मैं जान चुका था, वो औरत कोई आम औरत नहीं है। वो सिर्फ दिखती नहीं, महसूस भी होती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अब मुझसे दूर नहीं, मेरे साथ है। ट्रक के भीतर अब हर चीज का अलग ही मतलब लगने लगा था। सीट की हर झिलमिलाहट, शीशे की हर झपक, खिड़की के बाहर हर परछाई, सब कुछ उस औरत की मौजूदगी का हिस्सा लगने लगा था। करीब 1 घंटे और सफर करने के बाद मुझे एक पतली सी पगडंडी दिखी जो दाईं ओर मुड़ रही थी। मैं हाईवे के नक्शे से देख रहा था कि शायद यही वो रास्ता है जो गोवा की ओर जल्दी पहुंचा सकता है। लेकिन दिल कह रहा था मत जा, मगर दिमाग, वही चालाकी वाला दिमाग जो कहता है थोड़े पैसे बचेंगे, वही जीत गया। मैंने ट्रक उस पगडंडी पर मोड़ दिया। रास्ता अब और वीरान हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं सड़कों पर झुकी हुई थीं, जैसे किसी पुरानी जगह की सरहद हो। वहां ना कोई साइन बोर्ड था, ना कोई लाइट, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी दूर के उल्लू की आवाज। ट्रक अब धीरे धीरे चल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ट्रक का वजन और बढ़ता जा रहा था। लग रहा था जैसे ट्रक में कोई और भी सवार है। किसी अदृश्य हाथ ने जैसे स्टीयरिंग को हल्का सा मोड़ा। मैं चौंका। मैंने झटके से ट्रक रोका, गहरी सांस ली और शीशे से बाहर देखा। एक बार फिर वही लाल रंग, वही लाल साड़ी। वो औरत एक बार फिर सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी दूरी बहुत कम थी। उसकी आंखें अब मेरी आंखों में झांक रही थीं। उसके बाल इस बार हवा में नहीं, बल्कि जैसे किसी अदृश्य चीज से बंधे हुए नीचे लटक रहे थे। और चेहरे पर वही मुस्कान जिसमें दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना होता है। मैंने ट्रक चालू किया और जैसे तैसे वहां से निकल पड़ा। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। अब वो औरत मुझे दिखती नहीं थी, वो महसूस होती थी। कभी केबिन में किसी का सांस लेना महसूस होता, कभी सीट पर किसी के बैठने जैसा दबाव, कभी खिड़की की ओर किसी के हाथ लगने की आहट, और कभी जब मैं शीशे में देखता तो कुछ पल के लिए उसके बाल, उसकी आंखें, उसका चेहरा पीछे बैठा दिखाई देता। एक रात पहले वो औरत रास्ते पर दिखती थी, अब वो मेरे ट्रक में थी। मैं खाना खाने के लिए ट्रक से नीचे उतरता तो लगता कोई अंदर बैठा देख रहा है। मैं पानी पीता तो लगता किसी ने बोतल को छुआ। मैं नींद से लड़ने के लिए आंखें मलता तो लगता किसी ने मेरे गाल पर सांस छोड़ी। अब मुझे यकीन हो चुका था, वो पीछा नहीं कर रही थी, वो अब साथ थी। और सबसे डर की बात यह थी कि उस रात से मैंने सपने देखना शुरू कर दिए थे, जागते हुए भी। एक सपना जो हर बार टूटने से पहले एक ही चीज दिखाता, वही औरत, वही इशारा और किसी का गला। वो औरत अब मेरी यादों में नहीं, मेरी सांसों में उतर चुकी थी। मुझे नहीं पता कि उस पगडंडी पर मैंने कितने किलोमीटर तय किए। नजरें रास्ता देख रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। कब सुबह होने लगी, कब पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी, कब सूरज की हल्की पीली रोशनी पेड़ों की दरारों से झांकने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। ट्रक अब भी चल रहा था, लेकिन मैं अब मशीन जैसा हो गया था, जो स्टीयरिंग पकड़कर बस हिल रहा था, लेकिन अंदर से खाली था। सुबह की पहली किरण जब शीशे से टकराई, तब जाकर थोड़ी देर को वो एहसास थमा। एक गहरी सांस ली मैंने, लेकिन वो राहत भी स्थायी नहीं थी। अब मैं केवल थक चुका था, डर से, सन्नाटे से और उस लाल साड़ी वाली छाया से। करीब 10-11 बजे दिन के होंगे जब सामने एक बड़ा चौक सा दिखा और कुछ दूरी पर एक नया टोल प्लाजा। यकीन नहीं हुआ कि मैं फिर से हाईवे पर आ गया हूं। उस पूरे डर के रास्ते से निकलकर अब एक परिचित आवाज, ट्रकों के हॉर्न, कारों की स्पीड, लोग, दुकानें, सब सामने थे। मैंने ट्रक एक ढाबे पर रोका। ढाबा बड़ा नहीं था, पर लोगों की आवाजाही थी। 2 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने सोचा थोड़ा खाना खा लूं, फ्रेश हो जाऊं, शायद ये सब अब पीछे छूट जाए। ढाबे पर बैठा तो सामने ही एक और ड्राइवर बैठा था, मेरी ही उम्र का होगा। मैंने उससे पूछा, भाई ये जो पुराना रास्ता है जंगलों वाला, क्या तू कभी गया है उस तरफ? वो पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गया था 3 साल पहले, लेकिन एक हादसे के बाद अब उस तरफ कोई ड्राइवर नहीं जाता। एक ट्रक ड्राइवर वहीं कहीं खो गया था। उसका ट्रक मिला, लेकिन वो नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने पूछा, उसके बारे में कुछ सुना है? वो बोला, कहते हैं एक औरत दिखती थी वहां, लाल साड़ी में। वो ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती थी, कोई रोकता तो वो गायब हो जाती।
और जो नहीं रोकता उसका पीछा करती। मेरी रीढ़ में जैसे कुछ सरक गया। वो बात कर रहा था उसी औरत की जो अब मेरे साथ थी। मैंने झूठ बोल दिया, बस यूं ही पूछ लिया था। ढाबे में बैठे बैठे मैंने ट्रक की खिड़की की ओर देखा और वो वहीं थी, सड़क के दूसरी ओर, धूप में खड़ी, धूल से सनी साड़ी, खुले बाल और वो ही आंखें। लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ देखा नहीं। वो एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। मैंने पलकें झपकाईं, वो गायब। ये क्या हो रहा था? क्या वो औरत अब सिर्फ डराने नहीं, दिखने भी लगी थी? क्या उसके साथ कोई और आत्मा भी जुड़ चुकी थी? मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और ट्रक में जाकर बैठ गया। अब ट्रक हाईवे पर चल रहा था। आसपास गाड़ियां थीं, लोग थे, चहल पहल थी, लेकिन मेरे ट्रक के अंदर अब भी वही ठंड थी, वही खामोशी। ट्रक जितना तेज भागता उतना ही लगता जैसे कोई पीछे से कुछ थामे हुए है, खींच रहा है। हर बार जब मैं शीशे में देखता मुझे लगता सीट पर कुछ रखा है, कोई बैठा है, कोई देख रहा है। कभी कभी मुझे लगता जैसे पीछे से कोई मुझे नाम से बुला रहा है, बहुत धीमे, बहुत पास से, वीरेंद्र। एक बार तो मैंने सचमुच पीछे मुड़कर देख लिया। केबिन की पिछली खिड़की के पास कोई झुका हुआ था। चेहरा नहीं दिखा, बस साड़ी का कोना लाल। मैंने झट से खिड़की घुमा दी। अब मैं डर से भागना नहीं चाहता था। अब मैं समझना चाहता था कि आखिर वो कौन है। और जब मैंने यही सोचकर अपनी जेब से हनुमान जी का छोटा सा ताबीज निकाला, जिसे मैं हमेशा पहनता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से उतार कर ट्रक के डैशबोर्ड में रख दिया था, तो वो ताबीज गर्म हो चुका था। हाथ में लेते ही ऐसा लगा जैसे किसी जलते कोयले को छू लिया हो। मैंने ताबीज वहीं रखा, रहने दिया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। मैं जान गया था अब सिर्फ सड़कें नहीं, आत्माएं भी मेरे सफर में शामिल हो चुकी हैं। गोवा पहुंचने में मुझे तय समय से ज्यादा दिन लग गए थे। रास्ता जितना लंबा था उससे कहीं ज्यादा डर और मानसिक बोझ मेरे साथ था। ट्रक की डिलीवरी पूरी करने के बाद मैंने ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं की। जितनी जल्दी हो सके मैं वापस निकल पड़ा। अब हर मोड़, हर पेड़, हर परछाई मेरे लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। औरत अब मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती थी। कई बार रात में ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो। कई बार ट्रक की पिछली दीवार पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाजें आती, जैसे कोई नाखून चला रहा हो। पर मैं अब डर से नहीं भाग रहा था, मैं बस घर पहुंचना चाहता था। गोरखपुर की सरहद में जब ट्रक दाखिल हुआ तो आसमान में हल्की बदली थी, हल्का हल्का अंधेरा और एकदम घुटी हुई हवा। ऐसा लगता था जैसे मेरा गांव भी अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मेरे साथ कुछ लौट आया हो। मैंने ट्रक सीधा फैक्ट्री में खड़ा किया और गाड़ी के सभी दस्तावेज जमा कर दिए। फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ चला। घर पर पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरा घर सांस रोके बैठा हो। अरे भीतर कोई है? मैंने आवाज लगाई। अंदर से मेरी पत्नी की धीमी आवाज आई, थकी हुई, टूटी हुई। कहाँ थे इतने दिन? फोन भी बंद, बच्चे परेशान थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक का छोटा बैग कंधे से उतारा और अंदर चला गया। बच्चे अंदर थे, लेकिन आज वो भागकर मुझसे नहीं लिपटे। मेरी बेटी एक कोने में बैठी थी और मेरा बड़ा बेटा चुपचाप एक दरी पर आंखें नीचे किए बैठा था। उनकी आंखों में डर था और वो डर मुझसे छुपा नहीं था। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? पत्नी ने मेरी ओर देखा, एक लंबा खाली सा देखना, फिर बोली, जब से तुम गए हो घर में कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारे जाने के तीसरे दिन आधी रात को घर का दरवाजा खुद ब खुद खुला। मैंने समझा हवा से हुआ होगा, लेकिन जब उठकर देखने गई तो देखा दरवाजे के पास कोई खड़ा था। औरत लाल साड़ी में, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन जब मैंने आवाज दी वो एक झटके में गायब हो गई। मैं सुन्न हो गया। दिल की धड़कनें एक पल के लिए जैसे थम सी गईं। पत्नी बोलती रही। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ, छत पर किसी के चलने की आवाजें, रसोई में अचानक बर्तन गिरना, बच्चों को नींद में चीखते हुए उठना। मैंने धीरे से पूछा, तुमने किसी को बताया? वो बोली, पड़ोस की चाची को बताया। वो बोली, जब से वीरेंद्र ट्रक लेकर गया है तब से घर में अजीब बातें हो रही हैं। शायद वो कुछ लेकर गया था और कुछ लेकर लौटा है। मैंने सिर झुका लिया। मैं जानता था वो गलत नहीं थी, मेरी वजह से ये सब हुआ था। और अब वो साया सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो मेरे पूरे परिवार पर मंडरा रहा था। रात को जब सब सो गए मैं छत पर अकेला बैठा रहा। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की हल्की रोशनी उस वीरानी में घुली हुई थी।
तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, वीरेंद्र। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी हवा में एक झोंका चला और वो झोंका जैसे साड़ी की सी सरसराहट लेकर आया। फिर अचानक ही घर की रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सब लोग जाग गए, भाग कर पहुंचे। रसोई में सभी बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन कोई नहीं था। पत्नी मेरी तरफ देखती रही। उस नजर में अब सवाल नहीं था, जवाब था। उसे पता चल गया था वो जो भी है अब इस घर का हिस्सा बन चुका है। उस रात के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब घर की दीवारें भी जैसे हर चीज सुनने लगी थी। एक एक खटका, एक एक आहट सबको सतर्क कर देती थी। मेरी पत्नी, जो कभी रात में अकेले छत तक चली जाती थी, अब बत्ती जलाकर ही सोती थी। बच्चे दिन में भी मेरे आसपास ही रहते थे और मैं खुद को भीतर से टूटता हुआ महसूस कर रहा था। जिस डर को मैं रास्ते में अकेले झेल रहा था, अब वो मेरी दहलीज लांघ कर मेरे अपनों के बीच उतर आया था। अगली सुबह कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो चुपचाप बैठी रही, ना कुछ कहा, ना किसी से बात की। बच्चे खाना खा रहे थे और वो बस खिड़की की तरफ देखे जा रही थी, एक तक। कई बार मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक झटके से उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सूनी थीं, होंठ सूख चुके थे और चेहरा ऐसा जैसे कई रातों से नींद ना आई हो। कहीं से भी बच नहीं सकते हम, उसने बहुत धीमे में कहा। किससे? मैंने पूछा। उसने सिर्फ मेरी आंखों में देखा, फिर अचानक से खड़ी हो गई और रसोई की ओर चली गई। मैंने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद रसोई से चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिससे पूरा घर गूंज उठा। मैं दौड़ते हुए पहुंचा, बच्चे भी पीछे पीछे भागे। रसोई के दरवाजे पर जो नजारा देखा वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पत्नी जमीन पर गिरी हुई थी, सिर से खून बह रहा था। उसकी बाईं तरफ रखी अलमारी आधी खुली थी और वहीं एक लोहे की भारी तश्तरी जमीन पर पड़ी थी, खून से सनी हुई। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया, उसके सिर से बहता खून देखता रहा। कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। बच्चे रोने लगे। एक पड़ोसी को बुलाया और जैसे तैसे गाड़ी लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया सिर पर गहरी चोट है, लेकिन खतरे से बाहर है। मैंने जब उसे होश में आने के बाद पूछा क्या हुआ था, तो उसने जो कहा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मैं रसोई में पानी लेने गई थी, तभी मैंने देखा अलमारी अपने आप खुली। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरे सिर पर कुछ दे मारा। जब मैं गिरी तो एक पल के लिए देखा, दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, बाल खुले और चेहरा पूरा काला। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में वो सारी घटनाएं घूम गईं। रास्ता, पुराना चर्च, वो पहला इशारा और अब हमला। मैं जान चुका था अब वो सिर्फ डराने नहीं आई है, अब वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगली रात हमने साथ में एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी गईं, लाइट जलाकर रखी गई और हनुमान चालीसा लगातार मोबाइल पर चल रही थी। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे मेरी नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने धीमे से सिर उठाकर देखा। मेरी पत्नी और बच्चे सो रहे थे, लेकिन कमरे की एक खिड़की जो बंद थी अब आधी खुली थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दा हिल रहा था। मैंने धीरे से उठकर खिड़की बंद की, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, धीमी, नमी भरी और बिल्कुल पास से। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन तभी मेरे बेटे ने नींद में करवट बदली और कुछ बड़बड़ाया। पापा, वो मम्मी की सीढ़ी हिला रही है, मत हिलाओ। मैं सन्न रह गया। बेटा नींद में था, लेकिन उसके शब्द जैसे सच बोल रहे थे। मैंने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा, पसीने से तर, और तब मैंने तय किया अब ये खत्म करना होगा। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता था, अब मुझे उस औरत का सच जानना ही होगा। उस रात मैंने ज्यादा देर तक नींद को पास नहीं आने दिया। बार बार उठकर पत्नी और बच्चों को देखता रहा, हर आहट पर चौंकता, हर परछाई पर आंखें गड़ा देता। मुझे यकीन था अब कुछ बड़ा होने वाला है और शायद इस बार निशाना मैं नहीं, मेरा बेटा होगा। रात धीरे धीरे ढल रही थी। घड़ी की सुई 2:30 बजा रही थी। पत्नी और दोनों बच्चे पास ही सोए थे। मेरा बड़ा बेटा अर्जुन हमेशा की तरह मेरे ही बगल में था, लेकिन उस रात जाने क्यों बार बार नींद में कराह रहा था। कभी पैर हिला देता, कभी मुंह से अजीब सी बड़बड़ाहट करता, मत ले जाओ, पापा को मत ले जाओ। मैंने उसका माथा सहलाया,
लेकिन वो एक पल में फिर शांत हो गया। मैं हल्के से लेट गया, आंखें बंद करने की कोशिश की, पर मन एक अजीब बेचैनी से भरा था। लगा जैसे कमरे में कोई तीसरा नहीं, चौथा, पांचवां साया भी है, जो सांसें नहीं लेता पर मेरी हर सांस गिन रहा है। करीब 3 बजे के आसपास मेरी आंख लगी होगी। बस कुछ ही मिनट हुए होंगे कि अचानक मेरा एक हाथ जो बेटे की तरफ फैला था, खाली महसूस हुआ। एकदम से मैंने आंखें खोली और देखा बिस्तर पर बेटा नहीं था। सीधा उठकर बैठ गया। बगल में देखा, पत्नी और छोटा बेटा सो रहे थे, लेकिन अर्जुन गायब। अर्जुन! मैंने धीमे से आवाज लगाई ताकि बाकी घर वाले न जागें। कोई जवाब नहीं। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और आंगन की तरफ देखा, और वहीं उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैं दबे पांव आंगन में उतरा। आंखें पूरी खुली थीं, हर धड़कन जैसे रुक रुक कर चल रही थी। और जब मैंने नीम के पेड़ की तरफ देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा बेटा अर्जुन उस नीम के पेड़ से लटका हुआ था, फांसी के फंदे पर, और वो फंदा किसी रस्सी या कपड़े का नहीं, एक लाल साड़ी का पल्लू था। उस साड़ी का एक सिरा पेड़ की मोटी टहनी से बंधा था, और उस टहनी पर वो औरत बैठी थी। हाँ, वही औरत, वही लाल साड़ी, वही खुले बाल, वही काली मुस्कान, और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। उसने गर्दन टेढ़ी की, मुस्कुराई और फिर उसी इशारे से अपनी उंगली गर्दन पर घुमाई। वही इशारा जो पहली बार रास्ते में किया था। मैं चीख पड़ा, अर्जुन! मेरी आवाज इतनी तेज थी कि घर के सारे लोग बाहर आ गए। पत्नी ने जैसे ही पेड़ की ओर देखा, वो जमीन पर गिर गई। बच्चे रोने लगे, पड़ोसी जाग गए। मैं दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा और बेटे को गोद में ले लिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन सांसें बंद थीं। साड़ी की गांठ खुल चुकी थी, वो अब जमीन पर गिरी थी, लेकिन पेड़ की टहनी पर वो औरत नहीं थी, गायब। मैं बेटे को सीने से लगाकर चीखता रहा, बचा लो कोई, कुछ करो, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? कोई जवाब नहीं था। मैं समझ चुका था, ये सिर्फ डर नहीं था, ये बदला था। उस आत्मा ने मुझे चुन लिया था। मेरी गलती, उस कब्र पर पेशाब करना, उसकी जगह को अपवित्र करना, उसकी शांति को तोड़ना। अब उसकी सजा मेरे अपनों को मिल रही थी। अर्जुन अब मेरे हाथों में बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी ठंडी देह, उसका मासूम चेहरा, वो सारी उम्र मेरी आंखों से चिपका रहने वाला था। रात बीत गई, सुबह हुई, और उसी नीम के नीचे अर्जुन की चिता सजाई गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन मेरी बहन, जो बेटे की मौत पर ससुराल से आई थी, एकदम से हाँफती हुई रसोई से बाहर निकली। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें डर से फटी हुई। वो चिल्ला रही थी। मैंने देखा, वो रसोई में थी, वही औरत चाकू से कुछ काट रही थी, और वो जो काट रही थी वो किसी सब्जी का टुकड़ा नहीं था, वो अर्जुन की मुंडी थी। पूरा घर फिर से डर के साए में डूब गया। अब सब जान चुके थे, ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये कोई आत्मा थी जो हमारे साथ जी रही थी। घर अब घर नहीं रह गया था। दीवारों से डर टपकता था, खिड़कियों से साया झांकता था, और रसोई अब वो जगह नहीं रही थी जहां घर की रोटी बनती है। वो अब एक तरह का अड्डा बन चुकी थी। जिस दिन बहन ने चीखते हुए बताया कि रसोई में वो औरत अर्जुन की मुंडी काट रही थी, उसके बाद उस जगह पर कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बेटे की मौत ने मुझे भीतर से जला दिया था, लेकिन अब डर को खत्म करने का सवाल सिर्फ मेरे जले हुए मन का नहीं था। अब यह जरूरी था ताकि कोई और इस साए का शिकार न बने। रात को पूरे घर को एक जगह सुलाने के बाद मैं धीरे से उठा और सीधा रसोई में गया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की, ट्यूब जलते हुए झपकी, फिर एक झटका खाकर जली। अंदर सब सामान्य दिखा, लेकिन हवा ठंडी थी, बहुत ज्यादा, जैसे फ्रिज में खड़े हों। मैंने धीमे से रसोई के अंदर कदम रखा। सब बर्तन अपनी जगह थे, चूल्हा बंद, सब्जियां वहीं टोकरी में, और पास ही खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। लेकिन फिर मेरी नजर उस चाकू पर पड़ी, वही भारी लोहे का चाकू जो हमेशा एक कोने में रहता था। आज वो सिंक में पड़ा हुआ था और उस पर खून के निशान थे। ताजा खून नहीं, लेकिन जैसे कई दिन पुराना जमा हुआ गाढ़ा निशान। हाथ से उठाया और जैसे ही चाकू मेरे हाथ में आया, पूरे रसोई का बल्ब फट गया। एक झटका सा लगा। सब फिर अंधेरे में। मैंने फौरन टॉर्च जलाया और सामने की दीवार पर जो देखा वो मेरी रीढ़ तक में कांप पैदा कर गया।
दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, वो मेरी जगह थी। कहीं कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उस लम्हे में मुझे एहसास हुआ, ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई, ये गुस्से में है, क्योंकि उसकी जगह छीनी गई है। अब बात सिर्फ गलती की नहीं थी, बात उस जगह की थी जो कभी उसकी थी, और अब जहां हम चैन से जीने की कोशिश कर रहे थे। मैं सीधा बाहर निकला और सबसे पहले उसी बूढ़ी चाची के पास गया जो पड़ोस में रहती थी, वही जिसने पहले दिन कहा था कि शायद वीरेंद्र कुछ साथ ले आया है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, ट्रक वाला सफर, लाल साड़ी वाली औरत, अर्जुन की मौत, और अब रसोई में दिखा वो साया। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर अंदर से एक पुरानी सी संदूक निकाली और उसमें से एक मोटी काली किताब निकाली। धूल से ढकी थी, लेकिन उसके कवर पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, गांव के भूले बिसरे किस्से। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और एक पेज पर उंगली टिकाई। ये औरत, उन्होंने कहा, कभी इस गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। नाम था कमला। उसका पति रोजी रोटी के लिए दूर जाता था और एक दिन गांव के ही कुछ लड़कों ने उस पर बुरी नजर डाली। विरोध करने पर उसे मारा गया। उसके शव को गांव से दूर उसी जगह पर फेंका गया जहां अब वो पुराना चर्च बना है, और वहीं एक कुआं भी है और एक दीवार। मैं सन्न रह गया। वही चर्च, वही दीवार, वही रास्ता जहां मैंने पेशाब किया था। उसकी आत्मा कहती थी, चाची बोली, कि जिस भी मर्द ने उसे अपवित्र किया या उसकी जगह को गंदा किया, वो चैन से नहीं जिएगा। अब पूरा सच मेरे सामने था। वो औरत सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो बदला थी। वो सिर्फ डर नहीं थी, वो अपमान की चिता पर जल रही आग थी। मैंने चाची से पूछा, क्या इससे छुटकारा है? वो बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें वहीं लौटना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, उस चर्च, उस दीवार, उस कुएं तक, और वहीं उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। नहीं तो वो तुम्हारा और तुम्हारे जैसे कई औरों का खून बहाकर ही मानेगी। मैं घर लौट आया, लेकिन अब मेरी आंखों में डर नहीं, एक संकल्प था। मैं लौटूंगा उसी रास्ते पर, उसी चर्च के पास, और इस बार अकेला नहीं लौटूंगा। मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा, सही रीति से, उसके सम्मान के साथ। मैंने ट्रक की चाबी निकाली और अंदर जाकर अपने हनुमान जी के ताबीज को फिर से गले में पहन लिया। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही मैं तैयार हो गया था। बदन पर पुराने सफेद कुर्ते पायजामे के ऊपर एक हल्की जैकेट डाल ली थी, और जेब में वो हनुमान जी का ताबीज अब मेरे गले के नीचे झूल रहा था, जिसे मैंने पहले सिर्फ ट्रक के डैशबोर्ड पर टांगा रखा था। इस बार सफर ट्रक से नहीं, मेरी आत्मा से जुड़ा था। यह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का संघर्ष था, और मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला था। मैंने घर से निकलते समय पत्नी और बच्चों से कुछ नहीं कहा, बस माथे पर हाथ रखा और दरवाजे से बाहर हो गया। सड़कें अब भी वही थीं, लेकिन अब उनका रंग बदल चुका था। हर गली, हर मोड़ मुझे उस रास्ते की याद दिला रहा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं उसी पुराने रास्ते पर लौटा जहां पहली बार वो दीवार आई थी, वही पेशाब वाली जगह, वही जंग लगे खंभे, और कुछ दूर वो चर्च। ट्रक की बजाय इस बार मैंने मोटरसाइकिल ली थी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन मन भारी था, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो या साथ चल रहा हो। करीब 1 घंटे के सफर के बाद मैं उस वीरान चर्च के पास पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें, और वही बगल में वो पुराना कुआं। इस बार हवा और भी ठंडी थी। वहां एक अजीब सी गंध भी थी, गीली राख जैसी। मैंने धीरे से जेब से कपूर, कुछ अगरबत्तियां और एक छोटी सी तांबे की कटोरी निकाली। वहीं पास के पेड़ के नीचे जमीन को साफ किया और पूजा की थाली सजा दी। मैंने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और बोलना शुरू किया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी जगह अपवित्र कर रहा हूं। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे ने दी। अब और नहीं, अब तुझे जो चाहिए वो सम्मान मिलेगा। आज से तू भटकती आत्मा नहीं, एक दुखी और अपमानित आत्मा है जिसे मुक्ति चाहिए। मैंने जैसे ही कपूर जलाया, जोर से हवा चली और मेरे सामने की जमीन पर धूल का चक्र बनने लगा। उस चक्र में जैसे कुछ छिपा हो, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। अब वो चक्र रुक गया और सामने एक परछाई बन गई। वो औरत, अब की बार वो जलती हुई आंखों के साथ सामने खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा काला, होंठ कटे हुए, और आंखों से आंसू जैसे नहीं, आग बह रही थी। मुझे क्यों अपमानित किया? उसकी आवाज मेरे सिर के भीतर गूंजने लगी।
मैंने हाथ जोड़े रखे। मैंने नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। अब और कुछ मत लो। अगर चाहिए तो मेरी जान ले लो, पर मेरे घर से निकल जाओ। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं मैं। फिर अचानक उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ने लगी और चीख इतनी भयानक, इतनी ऊंची कि पक्षी उड़कर चले गए और आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। लेकिन तभी मैंने जेब से ताबीज निकाला और जमीन में गाड़ दिया। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो ये स्वीकार कर, नहीं तो आज तुझसे मैं नहीं डरूंगा। उसने मेरी ओर देखा कुछ देर तक, फिर उसकी चीख धीमी हुई। उसका शरीर हल्का होने लगा, साड़ी हवा में उड़ने लगी और जैसे कोई राख हो वो हवा में उड़ गई। अब वहां कुछ नहीं था, चुप्पी थी, शांति थी और सिर्फ एक बुझती हुई अगरबत्ती की महक थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, रोया नहीं, न चीखा, बस आंखें बंद कर लीं। और उसी समय मेरे मोबाइल पर कॉल आया, पत्नी का। वीरेंद्र, अर्जुन जाग गया है। मैं सन्न रह गया। क्या? हाँ अर्जुन, वो सांस ले रहा है। डॉक्टर ने कहा यह चमत्कार है। मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। जो आत्मा गई थी, शायद वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो मान सम्मान चाहती थी। और जब उसे वो मिला तो उसने मेरा बेटा लौटा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस आत्मा को मुक्त करूंगा जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। लेकिन शायद मेरी सोच छोटी थी और उसका दर्द बहुत बड़ा। अर्जुन के वापस लौट आने की खबर जैसे मेरी सांसों में नया जीवन भर गई थी। लेकिन साथ ही एक सवाल भी पैदा हुआ, क्यों उसने सब कुछ झेलने के बाद मेरे बेटे को लौटा दिया? मैं जवाब चाहता था, इसलिए मैं सीधा पहुंचा उस गांव की सरहद पर जहां पुराने जमाने में वो औरत कमला रहा करती थी। वही आत्मा जिसने मेरे जीवन का रुख बदल दिया था। गांव अब भी वैसा ही था, टूटी हुई गलियां, मिट्टी के घर और एक सूनापन जो समय से नहीं, किसी इतिहास के बोझ से लदा हुआ था। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, काल भैरव का मंदिर। कहा जाता था कि गांव की हर आत्मा की शांति की शुरुआत यहीं से होती है। मंदिर के द्वार पर बैठा था एक बहुत बूढ़ा बाबा। दाढ़ी इतनी लंबी कि जमीन तक छू रही थी, आंखें सफेद और चेहरा ऐसा जैसे किसी श्मशान की राख से ढंका हो। मैं उनके पास गया, हाथ जोड़े और कहा, बाबा, मुझे कमला की कहानी पूरी चाहिए। आपने उसे देखा है, महसूस किया है, बताइए वो क्या चाहती थी? बाबा ने मुझे कुछ देर तक बिना पलक झपकाए देखा, फिर आंखें बंद कर ली। तेरे जैसा एक और आया था बहुत साल पहले, उसने भी उस जगह को गंदा किया था और फिर कई बार माफी मांगता रहा। लेकिन आत्माएं तब तक माफ नहीं करती जब तक उनकी आत्मा की आग ठंडी ना हो जाए। मैंने धीरे से पूछा, उसकी आत्मा की आग क्या थी बाबा? बाबा ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, कमला इस गांव की थी, जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन गरीब थी। उसका पति हरिया उसे बहुत चाहता था। एक दिन हरिया बाहर कमाने गया और महीनों नहीं लौटा। गांव के ही कुछ ऊंचे घरों के लड़कों ने उस पर बुरी नजर डाली। उसने विरोध किया तो एक रात 5 लोगों ने उसे उठाकर जंगल में ले जाकर जिंदा गाड़ दिया। बाबा की आवाज टूटने लगी। सुबह जब उसकी मां उसे ढूंढने निकली तो बस उसके पायल की आवाजें सुनाई दी, पर खुद कमला नहीं मिली। गांव ने इस बात को दबा दिया। बदनामी के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं सुनता रहा, आंखों में धुंध सी उतर आई थी, पर कमला की आत्मा वहीं रह गई जहां उसे दफनाया गया था। वही दीवार, वही जगह जहां तू पेशाब करके आया था। बाबा ने फिर आंखें खोली। तू उसका अपमान करने वालों में नहीं था, लेकिन तूने अनजाने में उसकी आत्मा को जगा दिया। और जब वो जागी तो उसे सिर्फ अपना अपमान याद रहा। उसने तुझे देखा, तेरा परिवार देखा और फिर वो वहीं ठहर गई। मैंने रोते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की बाबा, अब क्या करूं? बाबा ने जेब से एक छुटकी राख निकाली। ये उसके अंतिम संस्कार की राख है, जो गांव वालों ने आज तक संभाल कर रखी थी, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी उसे जलाने की। तू ये राख उसी चर्च की जमीन पर फैला देना, लेकिन ध्यान रहे तुझे अकेले जाना होगा और जो भी हो डरना नहीं होगा। मैंने बाबा के चरण छुए और फिर उसी शाम को मैं वापस उस चर्च की ओर चल पड़ा। रास्ता अब जाना पहचाना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रास्ता अब सन्न नहीं था, जैसे कोई मेरी राह देख रहा हो और मुझे विदा देने को तैयार हो। चर्च के पास पहुंचकर मैंने जमीन को साफ किया। वहां अब भी धूल थी, वहीं पेड़,
वही खंडहर, लेकिन इस बार वहां कोई परछाई नहीं थी। मैंने राख की पुड़िया खोली और पूरे सम्मान के साथ जमीन पर छिड़की। जैसे ही राख जमीन से मिली, आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगीं। बिना बादल के, बिना आंधी के, बस बूंदें। फिर हवा चली और उसी हवा में एक हल्की सी परछाई बनी। वही लाल साड़ी, वही कमला, लेकिन इस बार चेहरा शांत था। आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। फिर उसने आकाश की ओर देखा और एक हल्की सी रोशनी में गायब हो गई। अब वो मुक्त थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और फिर पीछे मुड़कर देखा। चर्च अब सचमुच वीरान लग रहा था। पहली बार। कभी कभी आत्माएं डराने नहीं आती, वो सिर्फ अपनी आवाज सुनवाना चाहती हैं। अगर किसी की आत्मा अपमान में जलती हो तो वो मुक्ति नहीं चाहती, वो समझ और सम्मान चाहती है। मैंने अनजाने में गलती की थी, लेकिन माफी मांगना और अपनी गलती को स्वीकार करना ही मेरी मुक्ति का रास्ता बना। हम दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अक्षय भाई मुंबई से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गुरु रौसमोनी भाई असम से, राजा सुमन भाई हैदराबाद से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, एस्क जिंदल भाई लुधियाना पंजाब से, बचन भाई ओडिशा से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, चंद्रकांत भाई जगन्नाथपुरी से, अभी भाई कोलकाता से, विजय कुमार भाई बिहार धनबाद से, साजन शेख भाई भिवंडी महाराष्ट्र से, प्रिया सेन जी राजस्थान से, फिजूल अली भाई मोरीगांव से, परशुराम भाई पंजाब से, विष्णु सोनार भाई बिरकुची से, लकी बिसित भाई आलमोद्धा से, दादा सोरेन भाई ठाकुरमुंडा से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, सराफत भाई वेस्ट बंगाल कोलकाता से, सिम्मी मीना जी जयपुर से, अभिषेक भाई मुंबई से, दीपक भाई सहरसा से, विकास कुमार रावत भाई उन्नाव से, प्रहलाद बसनेट भाई कतर से, ध्रुव देसाई भाई विंडसर ओथंडियो से, सारा गुरुंग जी नेपाल से, रोहित कुमार भाई बिहार से, अहमद अली भाई पाकिस्तान से, मिराज भाई बांग्लादेश से, रितेश सिंह भाई रोहताश बिहार से, मोहन रावत भाई नेपाल टिकापुर से, देवेंद्र सिंह भाई जयपुर से, मीनाक्षी जी नोएडा से, आरिफ खान भाई जयपुर से, राजेश राजपूत भाई जॉर्डन से, ज्योत्सना से यवतमाल से, रोहन पात्रा भाई ओडिशा से, राजू भाई महाराष्ट्र कोल्हापुर से, राजू भाई बद्धानगर मध्य प्रदेश से, राहुल मापरे भाई इंडिया से, आकाश चौहान भाई महाराष्ट्र से, जब्बार खान भाई महाराष्ट्र से, राजा एहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, नीलम गायकवाड करजात से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, स्नेहा जी पटना से, चिराग भाई अहमदाबाद गुजरात से, सरोज भाई नेपाल से, डॉक्टर प्रियांशु मिश्रा भाई फतेहपुर सिवान बिहार से, नाथन भाई नेपाल से, जस्टिन देव बार्मा भाई त्रिपुरा से, अलिक दास भाई वेस्ट बंगाल से, शिव महाकाल भाई दिल्ली से, सूरज झा भाई मुंबई जुहू से, रोहित कुमार सेन भाई लक्ष्मणगढ़ शिकार राजस्थान से, नौशीन भाई लंदन से, बिपिन यादव भाई नेपाल से, सालिक भाई महाराष्ट्र से, पंडित सुधीर शुक्ला भाई सूरत गुजरात से, संवल भाई इस्लामाबाद से, बलदेव कौर भाई मलेशिया से, अवनीत मानसी जानवी जालंधर पंजाब से, साहिल पाटिल भाई पुणे से, अवध बिहारी महतो भाई सिवान बिहार से, गौरी शंकर भाई वृंदावन से, विनोद सैनी भाई सरणपुर से, प्रशांत भाई फरुखाबाद से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गीता पटेल जी गुजरात से, वीरेंद्र भाई छत्तीसगढ़ बिस्तर से, रवि सागर भाई दिल्ली से, हैप्पी भाई लोवा से, रवि बारामते भाई मध्य प्रदेश बालघाट से, विंदास इलेक्ट्रिक भाई डोकान गया से, पिंटू राज भाई लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से, प्रियंका सिंह जी जयपुर से, साहिल भाई पुणे से, साहिल भाई पुणे से, गोवर्धन पवार सागर भाई मध्य प्रदेश से, जैकी भाई असम से, शालिनी जी दिल्ली से, संग्राम सिंह भाई नगला सिकंदर उत्तर प्रदेश से, मोनाफ भाई नेपाल से, विकास कुमार रावत भाई उन्नाव से, पवन धीमाल धमक भाई नेपाल से, पूनल बोरो भाई गुवाहाटी से, प्रकाश भाई जोधपुर से, संतोष भाई बिहार से, सुदर्शन भाई कर्नाटक बंगलौर से, अशोक कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, बच्चन भाई ओडिशा से, राजू भाई गुजरात पलनपुर से, संजू भाई ओडिशा कलहंदी से, दादा सोरेन भाई ओडिशा से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।